हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिमोट वोटिंग मशीन को। तो ये हमारे देश में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। इसकी मदद से यदि आप देश में कहीं भी मौजूद हैं तो आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर होता क्या है, जब हम किसी कारणवश अपने स्टेट से बाहर चले जाते हैं और हमारे स्टेट में चुनाव चल रहे होते हैं तो हम उस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और हमारा जो वोट है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरवीएम को स्टार्ट किया है। ओके, तो चलिए समझेंगे इस इशू को डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और डिस्कस कर लेते हैं। ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट अगर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो वो हमारे इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको टोटल 4 फेजेस में प्रिपरेशन कराते हैं। फर्स्ट फेज में आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, सीसेट पढ़ाया जाएगा, आपके जो बेसिक डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। सेकेंड लेवल पर हम आपको एडवांस फाउंडेशन कोर्स कराएंगे। यहां पर एडवांस फाउंडेशन कोर्स में आपको स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको करंट अफेयर्स के सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज एंड मेंस के टेस्ट भी आपको लिखने के लिए यहां मिलेंगे, सो डेट आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस महसूस करें। उसके बाद हम आपको फेज 3 में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि ये लगभग प्रीलिम्स का टाइम आ चुका होता है। और फेज 4 में हम आपको पूरा फोकस करवाते हैं मेंस पर, ताकि आप मेंस में बेटर परफॉर्म कर पाए। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो हम आपको यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं। इसके अंतर्गत यदि आपका फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोऑपरेशन ओनली आईएएस के साथ भी खत्म हो गया। इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत पड़ेगी पूरी ओनली आईएएस की टीम आप लोगों के साथ रहेगी आपकी हेल्प के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। हम साथ में आपको जीएसके 21 बुकलेट्स भी आपके घर पे प्रोवाइड करते हैं। हार्ड कॉपी में ये आपको मिलेंगे, तो मटेरियल को लेकर भी आपको चिंतित नहीं होना है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आपकी क्वेरी हो कोई, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं और समझते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर क्या है और ये न्यूज़पेपर में क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाला है और इसकी सहायता से वो रिमोट वोटिंग अलाउ करेंगे माइग्रेंट वोटर के लिए। अब 2-3 चीजें आपको समझनी है। पहला तो सर, रिमोट वोटिंग क्या होता है? लेकिन रिमोट वोटिंग का मतलब वही हो गया, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो और वो किसी कारणवश बिहार में रहने लगे, चाहे वो जॉब के कारण बिहार में रहता है, चाहे वो स्टडी के लिए बिहार में रहता है, तो ऐसे में वो अपने राज्य में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और ये हमारी डेमोक्रेसी के सामने एक प्रकार का चैलेंज बन जाता है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुविधा को लेकर आ रहा है। अब देखिए, इंपॉर्टेंस आप इस चीज से भी समझ सकते हैं। जब हमारे देश में 2019 में वोटिंग हुई थी तो इसमें 67.4% लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था और लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो रजिस्टर तो थे इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन इन्होंने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन का काम है हमारे देश में पूरी इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करना, और अगर इतने सारे लोग इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जा रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाता है। ओके, और साथ में इलेक्शन कमीशन का एक गोल भी है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब चुनावी प्रक्रिया से कोई भी वोटर बाहर नहीं रहना चाहिए। इसी गोल को पूरा करने के लिए अब हम माइग्रेंट वोटर के लिए भी ऐसी फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं ताकि वो बिना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए भी अपने वोट को कास्ट कर सकें। ओके, देखिए ये काम किस तरीके से करेगा बेसिकली। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंतर्गत हम अलग अलग लोकेशन पर कुछ पोलिंग स्टेशन सेटअप करेंगे, जिनको कहा जाएगा रिमोट वोटिंग पोलिंग स्टेशन। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक व्यक्ति को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन होगा रिमोट वोटिंग फैसिलिटी को अप्लाई करने के लिए। ओके, अब यहां एप्लीकेशन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन कंफर्टेबल ना भी हो तो वो ऑफलाइन जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना प्री रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि सर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं लेकिन मैं बिहार रह रहा हूं, तो मैं अपने वोट को बिहार से ही कास्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन एक नोटिफाइड टाइम देगा कि इलेक्शन से इतने दिन पहले आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वोटर की डिटेल को वेरीफाई किया जाता है।
है ना। लाइक जैसे यूपी का कोई कैंडिडेट है, वो बिहार में वोट कर रहा है, तो बिहार में क्या होगा, उसके वोटिंग के टाइम पर सबसे पहले तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये पर्सन ठीक भी है कि नहीं है। इसका जो इलेक्शन कमीशन के साथ इसका रजिस्ट्रेशन है भी वोटर के रूप में कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। वेरिफिकेशन के बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उस व्यक्ति को वोटिंग करने की परमिशन मिल जाती है और उसका वोट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। अब बात करें सर इस प्रोसेस में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो कई तरीके के चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला चैलेंज आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले तो रिमोट वोटर का सेल्फ डिक्लेरेशन। रिमोट वोटर को यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसके द्वारा सही इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की गई है। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, किसी भी तरीके की उसमें त्रुटि नहीं है, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी सीक्रेट की। देखिए, उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट अगर बिहार में वोट कर रहा है तो उसके वोट को मैनिपुलेट भी तो किया जा सकता है। हो सकता है कि वो जिस स्टेशन पर वोटिंग करे, मान लीजिए बिहार के किसी पोलिंग स्टेशन पर वो वोट कर रहा है, लेकिन उस बूथ को कैप्चर कर लिया जाए या बल के प्रयोग द्वारा उस व्यक्ति को सही से वोट ना करने दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में सीक्रेसी की भी प्रॉब्लम आती है। या फिर उस व्यक्ति ने वोट किया किसी अदर पार्टी को, लेकिन एक्चुअल में वोट गया किसी अदर पार्टी को, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी यहां पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद पोलिंग एजेंट को यहां पर रिमोट वोटिंग बूथ पर अपॉइंट करने से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगी। तो कौन से एजेंट किस प्रकार से वहां काम करेंगे, कोई बायस्ड काम तो नहीं करेगा। उसके अलावा प्रॉब्लम आएगी वोटर के आइडेंटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि जब वोटर किसी दूसरे राज्य में दूसरे क्षेत्र में वोटिंग करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप सही से पहले वेरीफाई करेंगे उसकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंज की बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वोटर्स हैं वो फैमिलियर हैं भी इस नई मशीन के साथ कि नहीं है। सो बेसिकली जो हम ईवीएम देखते हैं आजकल, उसी ईवीएम का मॉडिफाइड वर्जन होगा ये हमारा रिमोट फैसिलिटी वाला। ठीक है, तो एक तो चीज आपको ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर माइग्रेंट्स जो हैं उनको आप डिफाइन करिए पहले तो, कि माइग्रेंट कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से माइग्रेंट को हम यहां वोटिंग फैसिलिटी अलाउ करेंगे। उसके बाद कौन कौन से माइग्रेंट एलिजिबल हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए हम यहां पर उनको इस फैसिलिटी को अलाउ करेंगे। ठीक है, या फिर ये कहें कि माइग्रेंट को कितनी ड्यूरेशन के लिए किसी दूसरे स्टेट में रहना चाहिए या दूसरे प्लेस पर रहना चाहिए सो डेट वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन को यहां डिफाइन करना पड़ेगा, जो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। और तीसरा चैलेंज, अगेन इसको टेक्निकल चैलेंज में भी हम रख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को लेकर आएगा। हमारे देश में कई ऐसी लोकेशन हैं, रिमोट विलेजेस हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा और उसको सही इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो भी वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें अभी भी एड्रेस किया जाना बाकी है। ओके, अब कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अदर थिंग्स टू फोकस। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हम किसी भी चुनावी प्रक्रिया में कोई चेंज करते हैं तो ऐसे में आपको यानी कि इलेक्शन कमीशन को सभी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन करना पड़ता है। और यहां पर चूंकि रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी लाई जा रही है तो इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमारे देश की टोटल 8 नेशनल पार्टी और 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया है कि आप सब आइए, आपके सामने हम रिमोट वोटिंग फैसिलिटी को एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अगर आप सभी सही समझेंगे तो इसको प्रैक्टिकल रूप में चुनाव में आगे उतारा जाएगा। ओके, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ लीगल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की भी बात की है कि देखो ये जो मशीन है हमने न्यू प्रोटोटाइप डेवलप किया है, इससे रिलेटेड क्या क्या लीगल चैलेंजेस हैं, क्या क्या कानूनी चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं, इसके ऑपरेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन सभी चीजों को यहां पे इलेक्शन कमीशन ने कॉन्सेप्ट नोट के माध्यम से इन पॉलिटिकल पार्टी को बता दिया है। अब देखिए, अगर कानूनों की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया में चेंजेस करने के लिए हमें 2-3 कानूनों को चेंज करना पड़ता है। पहला तो है सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो 1950 और 51 का जो हमारा ये एक्ट है इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी को इनिशिएट कर पाएंगे। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है
1961 के इन्हें भी चेंजेस करना पड़ेगा और इसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा रिमोट वोटिंग फैसिलिटी को। और एक तीसरा रूल है जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, वो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो मतलब ये जो वोटर्स हैं जो दूसरी जगह रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो ऐसे में इनके लिए भी इन रूल्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है। अब यहां अगर आपको मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कंक्लूजन में आपको दो तीन चीजें यूज करनी है। एक तो आप यूज करेंगे शब्द पब्लिक पार्टिसिपेशन, और फिर आप एक वर्ड यूज करेंगे जो इलेक्शन कमीशन का हमने गोल देखा था, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। तो इन तरीके के वर्ड्स को आप यूज करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे कि ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा सशक्त बनाने का एक स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाएगा तो ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कंक्लूजन आप यहां ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये टॉपिक यहां समाप्त होता है। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।